नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक कास्ट रिजर्वेशन यानी आरक्षण के बारे में। आपको कुछ सवाल हमेशा परेशान करते होंगे, जैसे कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर क्यों दिया जाता है, आखिर ये रिजर्वेशन कब तक चलता रहेगा, क्या भारत के संविधान में रिजर्वेशन को कुछ सालों बाद खत्म करने का प्रावधान है, क्या रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, क्या विदेशों में भी रिजर्वेशन होता है या सिर्फ भारत में ही है। तो हम इन सब सवालों का जवाब गहराई में जाकर बहुत ही सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना संभव ना हो, तो इसके हम लोग मल्टीपल वीडियो डालेंगे अगर एक में नहीं हो पाया तो। मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं खुद मूल रूप से रिजर्वेशन का समर्थक हूँ। हालांकि अभी रिजर्वेशन जिस फॉर्म में है हमारे देश में, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। मैं डायरेक्टली उस फॉर्म को नहीं सपोर्ट करता हूँ, बट हाँ, मेरे हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि इस टॉपिक को मैं कितना भी न्यूट्रल होके आपके सामने रखूँ, पर शायद कहीं ना कहीं आपको ये लगे कि मैं किसी एक साइड पर बायस्ड हूँ, और वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप पहले से किस साइड पर हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखते समय एक बार के लिए अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है या नहीं। पूरी तरह से न्यूट्रल होकर वीडियो को देखिएगा। आप अपना ओपिनियन बनाने से पहले पूरा वीडियो देखिएगा और सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही अपना ओपिनियन बनाइए, और उसे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद रिजर्वेशन को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रिजर्वेशन पे इतना विवाद है क्यों। इसका सबसे मेन रीज़न है रिसोर्सेज। किसी भी देश में जब कोई एक ऐसी नीति बनेगी जिसमें रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी वर्ग को विशेष लाभ दिया जाएगा, तो उसमें विवाद होना बहुत स्वाभाविक है। खासकर हमारे देश में जहां गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याएं चरम पर है। अगर कोई रिसोर्स ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो उसके लिए कम कैपेबल है, तो ज़्यादा कैपेबल व्यक्ति को दर्द होना स्वाभाविक है। वहीं पर जिसको रिसोर्स मिल रहा है, वो हर संभव प्रयास करेगा कि उसको ये रिसोर्स मिलते रहें। और दोनों साइड हमेशा अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए लड़ते रहते हैं, और विवाद होना स्वाभाविक हो जाता है। तो दोस्तों, रिजर्वेशन का मुद्दा इतना विवादित क्यों है ये तो समझ लिया। अब जानते हैं आखिर रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। तो रिजर्वेशन को समझने से पहले हमें भारत की जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समझना पड़ेगा, जो रिजर्वेशन दिए जाने की मूल जड़ है। कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे कि मनुस्मृति, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का जिक्र बार बार आता है। इन ग्रंथों में मनुष्य को टोटल 4 वर्णों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण, जिसका काम है पूजा पाठ करना और शिक्षा देना। दूसरा है क्षत्रिय, जिसका काम है राज करना और सबकी सुरक्षा के लिए युद्ध करना। तीसरा है वैश्य, जिसका काम है व्यापार करना। चौथा है शूद्र, जिसका काम है कृषि कार्य, पशुपालन, और ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ मजदूरी करना। जो पुरुष इन चारों में से किसी एक वर्ग में आते हैं, उनको सवर्ण कहा जाता है, और बाकी सबको अवर्ण कहा जाता है, जिसमें ट्राइबल्स और दलित यानी अनटचेबल्स आते हैं। जिसका मतलब है कि ट्राइबल्स और दलितों को किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था ओरिजिनली कर्म के आधार पर थी, और इसे बाद में जन्म के आधार पर बना दिया गया है। आज के टाइम में ये पूरी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था सिर्फ जन्म जन्म के आधार पर चलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक श्लोक के हिसाब से चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, जिसके हिसाब से ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय दोनों हाथों से उत्पन्न हुए, वैश्य थाई से यानी जांघों से उत्पन्न हुए, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर शूद्र और दलितों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। बाद में इन्हीं वर्णों के अंदर अलग अलग जातियां बनी, और आज के समय में हजारों जातियां हैं जो किसी न किसी वर्ण के अंदर आती हैं। इस व्यवस्था के हिसाब से आप एक बार जिस वर्ण में पैदा हो गए, उसे आप कितना भी पढ़ लिख लें पर चेंज नहीं कर सकते हैं। कुल मिला जुला कर संवैधानिक व्यवस्था से पूर्व तक
ऊपर के दोनों वर्गों यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास अधिकांशतः जमीन थी और वैश्य व्यापार तथा शूद्र कृषि, पशुपालन और मजदूरी आदि करते रहते थे। वर्ण और जाति व्यवस्था के नेचुरल तरीके से उत्पन्न होने के पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, पर सच तो यही है कि वर्ण व्यवस्था के प्राकृतिक होने का सिद्धांत उन लोगों के कुटिल दिमाग की उपज है जो सत्ता और आर्थिक संसाधनों पर हमेशा के लिए अपना अधिकार रखना चाहते हैं। हमने वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम को तो समझ लिया, अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लेते हैं। भले ही हमारे संविधान में जातीय भेदभाव खत्म करने का प्रावधान किया गया है, फिर भी भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातीय भेदभाव सदियों से चलता आ रहा है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही बात कर लेते हैं। अंबेडकर को अपने स्कूल में बाकी बच्चों से अलग क्लास से बाहर बैठना पड़ता था। उन्हें क्लास में बैठने के लिए अपना खुद का बोरा लेकर आना पड़ता था, जिसे वे जमीन पे बिछाकर बैठते थे, और प्यास लगने पर उन्हें किसी हायर कास्ट के व्यक्ति की दया पर निर्भर रहना पड़ता था, जो उन्हें घड़े से पानी ऊपर से देता था। उन्हें पानी या घड़ा टच करने की भी इजाजत नहीं थी। यूजुअली ये कार्य स्कूल के पियन यानी चपरासी द्वारा किया जाता था। अंबेडकर ने बाद में अपनी किताब में इस स्थिति को लिखा है, नो पियन नो वाटर, जिसका मतलब है कि अगर चपरासी नहीं आया स्कूल में तो उनको पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। कभी किसी हायर कास्ट के बच्चे ने दया दिखा दी और उनको पानी दे दिया तो बात अलग है, अदरवाइज उनकी स्थिति यही थी। ये भेदभाव अंबेडकर के साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो महार जाति से थे, जिसको अनटचेबल की कैटेगरी में रखा गया था। अंबेडकर हमेशा से ही जाति व्यवस्था के विरोधी थे, और इसका सांकेतिक रूप से विरोध करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति किताब को पब्लिकली जला दिया था। ऐसी ही एक कहानी है किंगडम ऑफ ट्रावनकोर की, जो अभी केरल राज्य है, कि एक महिला नांगेली की। ट्रावणकोर में 1859 तक लोअर कास्ट की महिलाओं से वहां के राजा द्वारा ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था, जिसका मतलब है लोअर कास्ट की महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, यानी वो अपना स्तन नहीं ढक सकती थी। इमेजिन कीजिए कितनी खराब प्रथा थी, और उन महिलाओं को कैसा लगता होगा जिनके साथ ये भेदभाव होता था। और अगर किसी महिला ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पब्लिक प्लेस में ढक लिया तो उसे राजा को टैक्स देना पड़ता था। नांगेली नाम की एक महिला ने इसका विरोध किया, और वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पे भी कपड़े पहन के पब्लिक प्लेस में जाने लगी और टैक्स देने से मना कर दिया। जब राजा ने अपने सिपाहियों को जबरदस्ती टैक्स वसूलने के लिए नांगेली के घर भेजा, तो उसने अपने स्तनों को काटकर सिपाहियों को टैक्स के रूप में दे दिया, और खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस मौत ने एक क्रांति का रूप लिया और बाद में ये टैक्स एबॉलिश करना पड़ा। अब मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में आज तक भी ये प्रथा एग्जिस्ट करती है कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते हैं, और अपने घर पर उन्हें पानी या खाना देने के लिए अलग से बर्तन रखते हैं, जिसमें पानी या खाना ऊपर से दिया जाता है। अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के यहाँ किसी फंक्शन जैसे कि शादी में एक ही शर्त पर खाना खाते हैं कि खाना अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा बना हुआ होना चाहिए। अगर आप किसी ठीक ठाक शहर में रहते होंगे तो शायद आपको इन बातों पर विश्वास ना हो कि आज के टाइम में भी ऐसी छुआछूत की कुरीतियां मौजूद हैं, पर रियलिटी यही है कि ये सब आज भी चल रहा है। मैंने आपको सिर्फ कुछ प्रमुख कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कहानियां सुनाई हैं, पर ऐसी अनगिनत कहानियां इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आखिर ये भेदभाव क्यों किसी को झेलने पड़ते हैं? किसी बच्चे की क्या गलती है कि वो एक दलित या शूद्र के घर पैदा हो गया? क्यों उसे बचपन से ही पूरे समाज से ये बार बार सुनना पड़ता है कि तुम्हारा तो काम सिर्फ मजदूरी करना है, तुम पढ़ाई लिखाई के लायक नहीं हो? ऐसी जाति के आधार पर बटे बटे हुए समाज में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हर इंसान बराबर है? तो अब हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इक्वलिटी की बात करनी होगी। इक्वलिटी को समझना होगा। इक्वलिटी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव इक्वलिटी और निगेटिव इक्वलिटी। अगर हमें रिजर्वेशन को गहराई में समझना है तो इन दोनों इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट्स को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट और रिजर्वेशन के मूल आधार को समझने से पहले
हम ये समझ लेते हैं कि बाकी देशों में रिजर्वेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन सिर्फ भारत में ही दिया जाता है, अधिकांश देशों में ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। हालांकि कोटा सिस्टम यानी अलग अलग कैटेगरी के लिए एक फिक्स परसेंटेज देना कम देखने को मिलता है। बाकी देशों में इसे अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जाना जाता है। हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी रिजर्वेशन सिस्टम मौजूद है। अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन सबसे पहले 1961 में उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी द्वारा लाया गया था, जिसका मकसद था गवर्नमेंट जॉब्स में बिना किसी रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन का भेदभाव किए बिना नियुक्ति की जाए। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि वहां पर अश्वेत व्यक्तियों के साथ सालों से भेदभाव हुआ था। 2003 में ग्रटर वर्सेस बॉलिंजर केस में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा कि अंडर रिप्रेजेंटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स को एडमिशन प्रोसेस में फेवर देना इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज का वायलेशन नहीं है, प्रोवाइडेड बाकी इवेल्युएशन के फैक्टर्स का ध्यान रखा गया हो। हालांकि 2023 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को फिर से पलट दिया। यूएस की जुडिशरी में 1790 से लेकर अब तक कुल 116 जज हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 8 अश्वेत जज हुए हैं। इसीलिए वहाँ की जुडिशरी पे ये आरोप लगते रहते हैं कि वो फेयर तरीके से काम नहीं करते। 2012 में यूरोपियन यूनियन कमीशन ने यूरोप की लार्ज लिस्टेड कंपनीज में नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर्स में 40% महिलाओं को शामिल करने का प्लान अप्रूव किया था। स्वीडन के सुप्रीम कोर्ट ने अफर्मेटिव एक्शन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर रखा है। साउथ अफ्रीका में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि चाइना में भी माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए अफर्मेटिव एक्शन एग्जिस्ट करता है। इसराइल, कनाडा, जापान, नॉर्वे जैसे देशों में भी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हैं। तो कुल मिला जुला कर रिजर्वेशन या इससे मिलती जुलती व्यवस्था दुनिया के अधिकतर देशों में मौजूद है। सिर्फ भारत एक ऐसा अकेला देश नहीं है जहाँ पे रिजर्वेशन की व्यवस्था मौजूद है। अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इससे आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग अपने सुझाव ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे।